हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन AIPMT 95 में पूछा गया। इसमें एक मैग्नेट दी है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m। इसको 90 डिग्री घुमाने में कुछ वर्क होता है, मान लेते हैं W1। फिर 60 डिग्री घुमाया गया, उसमें भी कुछ वर्क होता है, मान लेते हैं W2। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि W1 जो है वो n टाइम्स है W2 का, यानी कि पहले वाले केस में जो वर्क हुआ वो n टाइम्स ज्यादा है सेकंड केस वाले वर्क से। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, जब भी किसी मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है mb1 माइनस कॉस थीटा। तो W1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ W2, मतलब mb1 माइनस कॉस 90 डिग्री is equal to n times of mb1 minus cos 60 डिग्री। mb से mb कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, और इधर 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2। तो n की वैल्यू आ गई 2, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 97 का क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं बार मैग्नेट है जिसको काट दिया दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब दोनों पार्ट्स की लेंथ इक्वल है, तो एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट देखिए समझते हैं, डायग्राम बनाता हूं मैं। ये कोई बार मैग्नेट है, ये इसका सेंटर है, एक तरफ की लेंथ L, दूसरे तरफ की लेंथ L, टोटल लेंथ 2L। मैग्नेटिक चार्ज एक तरफ -m, एक तरफ +m, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m इंटू 2L, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है। और जब दो टुकड़ों में काटा तो लेंथ हो गई आधी, लेंथ आधी हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, यानी कि m डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ m या 0.5 m। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मैग्नेट को दो टुकड़ों में काटा जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक चार्ज या जिसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT 98 का क्वेश्चन। किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो कहाँ रखना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रख दें तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब आयरन, तो अगर हम आयरन कैन के अंदर रख देंगे तो उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B, तो टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट की खास बात, A क्रॉस B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A। तो इसी में अगर मैं लिख दूं -B क्रॉस M तो ये भी सही होगा। तो इससे देखें तो ए ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। AIPMT 99 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2001 में पूछा गया। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस काम में आता है।
तो भाई गैल्वेनोमीटर है तो करंट के मेजरमेंट में काम आएगा, करंट का डिफ्लेक्शन बताने के काम में आएगा। कोई भी गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट का डिफ्लेक्शन बताता है, मेजरमेंट करने में स्मॉल वैल्यू करंट हो तो मेजरमेंट में काम आता है। तो ऑप्शन हो गया बी, tangent galvanometer is used to measure current just like any other galvanometer, it is also used to measure current. Next question, AIPMT 2001 में पूछा गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती कौन से सब्सटेंस के लिए? याद कर लीजिएगा बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 0, डिपेंड ही नहीं करती। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका एक्सेप्शन होता है बिस्मथ। बिस्मथ एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2002 का क्वेश्चन। दो बार मैग्नेट्स दिए हमें जिनकी ज्योमेट्री सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट एक का m है और एक का 2m है। पहले दोनों को इस तरह से रखा गया कि दोनों के एक जैसे पोल एक तरफ आ रहे हैं और ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आया t1। अब पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई, यानी कि दोनों के डिफरेंट पोल्स सेम साइड पे आ रहे हैं, है ना। तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा? देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब किसी बार मैग्नेट को ऑसिलेट कराया जाता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आई ओवर एम बी, आई ओवर एम बी। अच्छा, अब जब दोनों मैग्नेट, डायग्राम बना के समझा देता हूं आपको, ये एक मैग्नेट और ये दूसरी मैग्नेट, ये इस तरह से रखी हुई है कि दोनों का नॉर्थ एक तरफ और दोनों का साउथ एक तरफ। एक का मैग्नेटिक मोमेंट है m, दूसरे का 2m। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। एक का मैग्नेटिक मोमेंट m और दूसरे का 2m, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में आ गया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 3m। ये बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट केस की। सेकंड केस में क्या किया, सेकंड केस में पोलैरिटी रिवर्स कर दी। सेकंड केस में क्या हुआ, डायग्राम बनाते हैं फिर से। एक की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, यानी कि इस तरफ पहली का नॉर्थ तो दूसरी का साउथ, और इस तरफ पहली का साउथ तो दूसरी का नॉर्थ। तो ऊपर वाली का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ तो नीचे वाली का इस तरफ, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो इस बार नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा 2m माइनस m, यानी के m। तो इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट 3m था, ये इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो था 3m और फाइनली ये हो गया m। तो मैग्नेटिक मोमेंट भाई 3 टाइम्स कम कर दिया, 1/3 कर दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 कर दिया। अब जरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो भाई t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट m के, इसको कर दिया 1/3 तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स।
यानी कि बाद वाला टाइम पीरियड पहले वाले का रूट 3 टाइम्स हो जाएगा। अब रूट 3 टाइम्स हो गया मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि ऐसा करने से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, है ना। AIPMT 94 में आया था कभी, उसके बाद 2003 में फिर से पूछ लिया गया। एक बार मैग्नेट है, ऑसिलेट कर रही है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम पीरियड है उसका T। अच्छा, उसका मास क्वाड्रपल कर दिया, मतलब 4 गुना कर दिया, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? भाई अभी बताया मैंने, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आई ओवर एम बी। अच्छा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात अगर करें तो बार मैग्नेट रॉड की तरह होती है, और रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखा जाए तो होता है ml²/12। अब मास क्योंकि 4 टाइम्स कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड कितना हो गया? √4 टाइम्स, मतलब कि 2 टाइम्स, यानी कि टाइम पीरियड डबल हो गया। T डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एसएचएम होता रहेगा लेकिन टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बिकम ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी मैंने बताया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2003 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर से AIPMT 2003 का क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड में कहां मूव करते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कि रिपेल होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये रिपेल जो होंगे तो ये नॉर्थ पोल से भी रिपेल होंगे, साउथ पोल से भी रिपेल होंगे। इनकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन से ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2005 का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक कॉइल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, इसकी साइड है L, ठीक है। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट के बीच में इसको रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन में लाई कर रहा है, करंट जो है I फ्लो कर रहा है, तो टॉर्क टाउ है। साइड बतानी है हमें, जरा देखते हैं समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए करने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम बनाए सबसे पहले तो। एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। अच्छा, अब इसमें जो साइड दी गई है वो दी गई है L। अच्छा, अब टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है कितना? I sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न 1 है तो हम लिख सकते हैं IAB sin थीटा। अच्छा, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल के प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब नॉर्मल जो कॉइल का परपेंडिकुलर है उसके नॉर्मल है, यानी कि एंगल हम 90 डिग्री लेंगे। तो टॉर्क हो गया IAB। अच्छा, अब हमें चाहिए लेंथ, तो एरिया को ब्रेक कर लें। एरिया के लिए क्या करेंगे देखिए जरा,
एरिया होता है ट्राइंगल का कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये मीडियन बन जाएगी। जब मीडियन बन जाएगी तो मीडियन की वैल्यू आप बच्चों को याद होनी चाहिए, √3l/2 होती है। अच्छा, तो ये हाइट का काम कर रही है और ये लेंथ जो है ये बेस का काम कर रही है। तो एरिया जो है ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया हो गया हाफ इंटू एल इंटू √3/2l, यानी कि एरिया हो गया √3l²/4। ये एरिया की वैल्यू आ गई। ये टॉर्क के फॉर्मूले में प्लेस कर दें तो I इंटू √3l²/4 इंटू बी। हमें चाहिए एल की वैल्यू, एल की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो एल स्क्वायर हो गया 4 टाउ अपॉन √3bi, और अंडर रूट ले लें तो एल की वैल्यू हो गई 2 ओवर, ये कितना हो जाएगा 2 ओवर, हाँ 2 इंटू टाउ ओवर √3bi की पावर हाफ। ऑप्शन मैच करा के देखें, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन सही हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। AIPMT 2005 का क्वेश्चन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं किसी एटम के लिए, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल का कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक का कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक का कैसा होगा। तो चारों ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही आंसर है इसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो डायमैग्नेटिक के लिए मैं बता दूं पहले आपको, डायमैग्नेटिक के लिए जो है वो डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए नॉन जीरो होता है ना। इसमें तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। दूसरा गलत है क्योंकि डायमैग्नेटिक का इन्होंने नॉन जीरो कर दिया। तीसरा गलत है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक का इन्होंने नॉन जीरो कर दिया और पैरामैग्नेटिक का जीरो कर दिया। हाँ, तो बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। याद कर लीजिएगा, लर्निंग टाइप क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2007 का क्वेश्चन, एक चार्ज पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें दिया गया है r, वेलोसिटी दे दी, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, v स्पीड है। मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला एक तो बच्चों मैंने अभी बताया आपको, m इंटू 2l, और चार्ज पार्टिकल जब घूमता है ना सर्कुलर पाथ में, तब उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, बेसिकली NIA होता है ना। तो IA भी लिख सकते हैं, NIA भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इससे निकालेंगे हम, तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, और एरिया हो गया πr²। टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2πr/v इंटू πr²। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, v ऊपर आ गया, तो ये हो गया QV इंटू r² अपॉन 2r। r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला QVR/2। इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है EVR/2, EVR/2 या QVR/2, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 2007 का क्वेश्चन, निकल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है रूम टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाए और क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा। बेटा ऐसा है, क्यूरी टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है उसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक टाइम पे फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। AIPMT 2006 में पूछा गया, फिर 2008 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्यूरी टेम्परेचर क्या है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। AIPMT 2009 का क्वेश्चन। बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे दिया गया 2 × 10⁴। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है और वहां मैग्नेटिक फील्ड कितना उसकी वैल्यू भी बता दी गई। वर्क डन हमें बताना है। इसको अगर हम स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू डायरेक्शन 60 डिग्री, इनिशियली जो ये मैग्नेट है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, बाद में इसको 60 डिग्री पे ले आए तो कितना वर्क हुआ, है ना। आप इसको पहले तो ये हमारी मैग्नेट है, ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है टू द फील्ड टू ए डायरेक्शन 60 डिग्री। उसके बाद इसका एंगल जो है वो फील्ड के साथ कर दिया गया 60 डिग्री, है ना। तो चलिए करते हैं भाई इसको, यानी कि ये हो गया हमारा वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा mb1 माइनस cos थीटा। 60 डिग्री रोटेशन हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा कितना 2 × 10⁴। मैग्नेटिक फील्ड है 6 × 10⁻⁻4। 1 माइनस cos 60 डिग्री, तो ये हो गया 12 × 1 - 1/2। 12 × 1/2 यानी कि 6 जूल। 6 जूल इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 99 में पूछा गया, फिर 2009 में रिपीट हुआ, 20 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दिया है इसमें, है ना, उसको बार मैग्नेट के नजदीक ला रहे हैं। पहले नॉर्थ पोल के नजदीक लेके आ रहे हैं, फिर साउथ पोल के नजदीक लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, कौन से पोल पे रिपल्जन होगा, कौन से पोल पे अट्रैक्शन होगा, ये बताना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उनकी टेंडेंसी होती है मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट से दूर भागने की, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करने की, है ना। तो ये रिपेल होगा, चाहे आप इसको नॉर्थ पोल के नजदीक लेके जाइए चाहे साउथ पोल के नजदीक लेके जाइए। तो आंसर हो गया रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये चैप्टर जो है हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आज मैंने बता दिया आपको, नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।